आपके सामने ये है साइंस 1 का पेपर फॉर 40 मार्क फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन विथ सोल्यूशन। इस क्वेश्चन पेपर में एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके रीजन के साथ बताएंगे। आपको ये पेपर कंफर्म कर लेना है, देख लेना है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A में कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। 1B में 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 10 मार्क्स टोटल। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मन नीचे दिए गए क्वेश्चन में अल्टरनेटिव दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर 2 balls ऑफ इक्वल masses एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। मीन्स नीचे जो आकृति दी गई है, जो डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में 2 पिंड हैं, दोनों पिंड के जो मास हैं, द्रव्यमान है, दोनों इक्वल हैं। इनके बीच लगने वाला बल F है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में देखकर आपको ये बताना है इन विच ऑफ द कंडीशन शोन इन द एक्शन ऑप्शन बिलो द ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन सेम। नीचे की आकृति को देखना है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान और दूरी को चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है। ऐसा कौन सा चेंजिंग है जिसमें फोर्स का मान अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नंबर 1, अगर हम m को मास को सेम रहने दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, जैसा कि फिगर नंबर 1 में है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, तो अब डिस्टेंस को हाफ करने पर क्या होगा, यह 4 गुना कम हो जाएगा। बल इसके बीच लगने वाला 4 गुना कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी अगर आधी कर दी जाए तो इसमें लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान को आधा किया गया और दूरी को दुगुना किया गया। अब दुगुना किया गया, इसका मतलब इसके बीच लगने वाला बल 2 दूनी 4, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी में देखें, द्रव्यमान को हाफ किया गया है, मीन्स अब हाफ किया गया मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, माने 1/4 गुना बल कम हो जाएगा। जबकि दूरी को हाफ कर दिया गया है, माने 4 गुना बल बढ़ जाएगा। माने इधर 4 गुना बढ़ रहा है और मास से 4 गुना घट रहा है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन होगा सी। अगर हम पिंड का द्रव्यमान हाफ कर दें और उनके बीच की दूरी को भी हाफ कर दें तो उन पिंडों के बीच लगने वाला बल में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, विच लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। वह कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका वह है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखिए इसमें कॉनकेव लेंस का कोई ऑप्शन है या नहीं है। बाई कॉन्वेक्स नहीं चलेगा, बाई कॉनकेव ये चलेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कॉनकेव और नहीं है ना, तो आप ये बी आंसर को सही करके आगे निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन डैश एप्लीकेशन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज नॉट यूज। मानिए कौन सा उपकरण है जिसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अप्लाई नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। माने वह कौन सा उपकरण है जिसमें फ्लेमिंग का नियम अप्लाई नहीं होता। तो फ्लेमिंग का नियम कंप्यूटर में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, when a light ray makes an angle of 90 degree while entering a glass slab from air। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में 90 डिग्री का एंगल बना के जाता है तो क्या होता है। बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की तरफ किरण मुड़ जाएगी, या गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल,
अविलंब से दूर हट जाएगी, या गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग एट ग्लास एयर इंटरफेस, बिना झुके बिना मुड़े सीधे मार्ग से निकल जाएगी। डी रिटर्न्स बैक इनटू एयर, वापस हवा में आ जाएगी। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे मार्ग से जाती हैं तब उनमें विचलन होता है। अगर सीधे मार्ग से जाएंगी, 90 डिग्री जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी, तो उनके मार्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आपका ऑप्शन रहा ये सी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सी आपका ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए ये सी। अब क्वेश्चन नंबर आए देखते हैं 4, 5। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एल्युमिनियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उस समय इसमें एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ए का 5 क्वेश्चन देख लिया। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क्स के लिए। 1B का पहला क्वेश्चन आपका है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई टर्म्स ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। अब ये देखिए एक ऑर्बिट बना है पृथ्वी का, इसमें 3 चक्र हैं, 3 लेयर हैं, 3 स्तर हैं, तीनों का अलग अलग नाम होता है, लेकिन आपको केवल 2 नाम बताना है। एक बताना है ऑर्बिट बी का नाम क्या है, ऑर्बिट ए का नाम क्या है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर ऑर्बिट बी जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का है, इसलिए बी वाले को आप बोलेंगे निम्न स्तर कक्षा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। जबकि जो ए है ना वह दूसरे नंबर पर आता है, हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट सबसे उच्च आता है। एक हो गया उच्च कक्षा और एक हो गया निम्न कक्षा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, फाइंड द ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट में क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, केवल ऑड मैन आउट करके ही नहीं लिखना है, बल्कि आपने उस वर्ड को ऑड मैन आउट क्यों किया है इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, रीजन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इसमें कौन सा अलग है अब मैं बताता हूँ। ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों आपके आधुनिक आवर्त सारणी में यस ब्लॉक में आते हैं, यस ब्लॉक में। ठीक है, और जबकि आपका आयरन होता ना ये किस में आता है, डी ब्लॉक में। ठीक, इसलिए आपका आयरन जो है अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, रिराइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ फॉल्स। ये नीचे दिया गया सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये लिखना है। अगर फॉल्स है तो आपको इसका राइट आंसर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या है, एन इल्यूजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन ए हॉट रोड और इन डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब जब कभी गर्मी के समय में पानी का लेवल दिखाई देता, पानी प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन गलत है, जब पानी हमें कभी आभासी पानी की आकृति दिखाई देती है रेगिस्तान में या गर्म रोड पर, उसे कहते हैं मृग मरीज का, मायरेज कहते हैं। इसलिए फॉल्स है, आप यहाँ मायरेज करके सही कर लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखिए कॉलम ए में आपके 2 वर्ड्स हैं, कॉलम बी में आपके 3 हैं, सही कौन है उसको आप लिखना है। और ध्यान रखना इसको लिखते समय आपको ये जो ट्यूबुलर फॉर्म बनाया गया है, जो आकृति बनाई गई है, ऐसी ही आकृति आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर में, आंसर पेपर में बनानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली आमने सामने मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ते हैं, आप दूसरा आएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।
जबकि जो इलेक्ट्रिक फैन होता है यह विद्युत प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो आप ए का आंसर 2 है और बी का 3 है, ए जो 1 है ये कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बाई कंसीडरिंग फर्स्ट कोरिलेशन कंपेयर द सेकंड कोरिलेशन, माने पहले को देख करके आप दूसरे कोरिलेशन सह संबंध आपको तैयार करने हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यहाँ पर क्या रहेगा जबकि ये दिया गया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू m प्लस एस स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी यहाँ पर इसका ये यूनिट दी गई है और आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का यूनिट नहीं दी गई है। इसका होता है देखिए nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संकेत यूनिट जानते हैं, इस आधार पर कर लेंगे। तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी देख लिया 10 मार्क्स का। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। अब 2A में क्या है, अटेम्प्ट एनी 2। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, गिव द साइंटिफिक रीजन। आपको यहाँ पर वैज्ञानिक कारण देने हैं। पहला, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर नॉट यूजफुल फॉर द स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनका उपयोग हम पोलर रीजन के लिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उनका उपयोग सही नहीं होता। मतलब भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं उनका उपयोग हम ध्रुवीय प्रदेशों के अध्ययन के लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपको 3 पॉइंट कम से कम लिखने पड़ेंगे। पहला, फर्स्ट लिखेंगे इसमें, द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ with the time period same as the rotation of earth are called geostationary satellite। समझिए इसको, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनकी गति और पृथ्वी की गति सेम होती है। नंबर 2, these satellites revolve in the orbits parallel to the equator of earth at height of the around 35780 किलोमीटर मीन्स 35,780 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। माने ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी की सतह से 35,780 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण करते हैं और जो कि पृथ्वी की इक्वेटर से पैरेलल होते हैं, वो ध्रुवों पर उनकी नज़र जाती ही नहीं, इसलिए उनका उपयोग ध्रुवों के लिए नहीं किया जा सकता। ये आप रीजन अच्छे से कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। एक ही ग्रुप के सारे तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं। अब देखना इसका आंसर, इसका रीजन क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल is same for all elements belonging to the same group. So the number of valence electrons for all the elements in the group is same. The valency of an element is determined by the valence electron। मतलब इसका क्या है, किसी भी तत्व की संयोजकता उस तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित होती है। नंबर 1। नंबर 2 है, किसी भी समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, समान होती है। यही रीजन होता है किसी भी समूह के सारे तत्वों की संयोजकता समान होती है। अब जरा ध्यान देना, यही क्वेश्चन एक और है, आप तैयार कर लेना कि एक ही समूह में पाए जाने वाले सारे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसका भी आंसर जैसे आपने यहाँ संयोजकता का लिखा वैसे यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस लेस दैन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ द आई। माने अपनी आँख से, मानव नेत्र से 25 सेमी से कम दूरी पर रखी गई वस्तु को हम क्लियरली नहीं देख सकते। क्यों? इसका रीजन है, मानव नेत्र का स्पष्ट निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी गई वस्तु को हमारे रोमक पेशियां उसे
समायोजित नहीं कर सकती। इसलिए जब भी कोई वस्तु 25 सेमी से कम दूरी पर रखी जाएगी उसको आसानी से क्लियरली देखा नहीं जा सकता है। मीन्स द मसल्स अटैच टू द आई लेंस हेल्प इन द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। माने जो हमारे मसल्स होती हैं, पक्षमापेशियाँ होती हैं, हमारे नेत्र लेंस के नाभ्यांतर को समायोजित करने का काम करती हैं। द कैपेसिटी ऑफ दीज मसल्स टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स एडजस्ट द फोकल लेंथ पावर ऑफ अकोमोडेशन हैज लिमिट। जबकि इन ये जो पेशियाँ होती हैं, पक्षमापेशियाँ होती हैं, रोमक पेशियाँ होती हैं, इनका लेंस के फोकल लेंथ को, नाभ्यांतर को एडजस्ट करने की सीमा नियत होती है। माने 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को ये समायोजित नहीं कर सकते। यही रीजन है 25 सेमी से कम की दूरी पर किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 मार्क्स। गिव द 4 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल। प्राकृतिक मैक्रोमोलिक्यूल के आपको 4 एग्जाम्पल देने हैं। याद रखना बड़ा सिंपल सा है। पहला है मंड। मंड जानते ना, मांडी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्च, मंड या स्टार्च। सेकंड है सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो है सारे प्रकार की वनस्पतियों की कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। तीसरा है रबर और चौथा है सिल्क। इस प्रकार से आपने यहाँ पर एग्जाम्पल। और एक बात और, अगर कभी भी आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कम से कम 4 आपको देना ही है, और अगर 4 पूछे तो फिर 4 देना ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द स्पेस मिशन अंडरटेकन बाय इसरो। इसरो के द्वारा स्पेस मिशन जो चलाया गया है उसके बारे में डिटेल भरिए। ए है, ए में पता नहीं क्या है, भरना है आपको। आगे कॉलम बी में मून है। क्या है? मून है। अब आप कैसे यहाँ पर भरेंगे? देखिए ऐसा, देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन, देखिएगा ये ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे। नीचे है मंगलयान, तो मंगलयान ऊपर क्या भरेंगे? स्पेसक्राफ्ट का नाम है। देखिए स्पेसक्राफ्ट, मिशन और फंक्शन। तो स्पेसक्राफ्ट में नीचे मंगलयान दिया है तो ऊपर आप कर दीजिए चंद्रयान। मंगलयान, चंद्रयान, सही बैठ गया ना। अब देखिए जरा चिकन में मिशन कौन कौन था? मून है, नीचे क्या होगा? मंगल होगा, मार्स होगा। ठीक है। थर्ड बीओसी में यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। अब इसके बारे में बताना है। जो यहाँ पर मंगलयान, मंगल पर जाने वाला मंगलयान था, उसके लिए हम, चंद्रयान था ना, क्या उसका फंक्शन, क्या कार्य है? इट इज डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर दिस। जो चंद्रयान था ना, उसने सबसे पहले पानी की खोज की थी। और मंगलयान ने कौन सा काम किया था? इट ऑब्टेन्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट सरफेस ऑफ मार्स एंड एटमॉस्फेयर अराउंड द मार्स। मंगलयान ने मंगल ग्रह पे जाकर के वहाँ की मिट्टी का नमूना लिया, मिट्टी का अध्ययन किया, वहाँ के वातावरण का अध्ययन किया। इस प्रकार से ये आपका उपयोग हो गया। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए, ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे हम ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मीन द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल आप दे देंगे क्या? यहाँ देख बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट ना, CaCO3, CaCO3। जब आप इसको गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं ना, तो आप बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिर आप याद करिए, आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी to raise the temperature of 10 kilogram of water from 40 degree to the 100 degree। अब ध्यान देना,
10 किलोग्राम पानी के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 100 करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। अब तापमान की आवश्यकता जब आपको निकालना हो जाए तो देख लीजिए डिटेल में इसका है। आप यहाँ लिखेंगे m मास इक्वल टू 10 किलोग्राम वाटर है ना, और जबकि आप जानते हैं पानी की स्पेसिफिक हीट कितना होती है, C बराबर कितना होता है 1 किलो कैलोरी पर kg। ठीक, इतना आप जानते रहिए। अब चेंज कितना करना है, आपको 40 से 100 पर जाना है। यहाँ लिखेंगे चेंज माने परिवर्तन, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 डिग्री आपको चेंज करना है। ठीक है, अब आप एक सूत्र जानते होंगे Q इक्वल टू एम सी टी। अब इसमें ये है क्या, एम का मान 10 है, ठीक है ना, और ये C जो है विशिष्ट ऊष्मा 1 है और T टेम्परेचर 60 है। सीधा आप कर दीजिए 10 गुणे 1 गुणे 60 बराबर 600। आपका आंसर आएगा 600 किलो कैलोरी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सिंपल आप आकृति देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है विच लॉ डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें हमें कौन सा लॉ दिखाई देता है, कौन सा नियम दिखाई देता है। तो देखिए ये आपका केपलर्स लॉ है। केपलर लॉ के आधार पे तीनों उत्तर इसका आप लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपको पूरा करना है, ये कॉलम पूरा करना है। बताइए, यहाँ पहला है 2HgO, इसको हीट किया जाता है, बनता है 2Hg + O2। ये कौन सा रिएक्शन है भाई, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही बाहर, तो ऑक्सीजन बाहर निकलने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अवकरण। यहाँ पर अवकरण में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकंड Mg + CuSO4 इक्वल टू MgSO4 + Cu। यहाँ पर Mg ने Cu को विस्थापित कर दिया, यहाँ बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgNO3 + NaCl इक्वल टू AgCl + Na2। इसमें आपका युगल विस्थापन है, युग्म विस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, स्टेट द एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड क्या नियम था, न्यूलैंड ने जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 8 के समूह में रखा, इसने ये देखा प्रत्येक तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अपने से 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म से समानता दिखाने का काम करता है, इसलिए इसको ऑक्टेव नियम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, स्टडी द डायमीटर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये डायमीटर, ये आपका डायग्राम दिया गया है, इसका अध्ययन करके नीचे प्रश्न देखिए। नेम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम में कौन है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। लेबल द डायग्राम करेक्टली, लेबल करना है इसको है, सही से नाम करना है। राइट द वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आपको वर्किंग क्या कैसे काम करता है ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आप ये ऑप्शन से सुनकर यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा 40 मार्क का। इसे तैयार कीजिए, देखिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के हम फिर आपको मिलते हैं शीघ्र ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून बाय नेक्स्ट वीडियो।